अब हम पढ़ रहे हैं ल्यूकोसाइट मीडिएटेड टिश्यू इंजरी। ल्यूकोसाइट्स टिश्यू इंजरी कॉज करवाते हैं, मतलब हेल्प करते हैं कि टिश्यू इंजरी हो। अब हम ऐसी कंडीशंस पढ़ेंगे। क्या नहीं, ल्यूकोसाइट्स क्या हैं? इंपॉर्टेंट मीडिएटर्स होते हैं इंजरी के, मतलब कि इंजरी हो गई तो फिर ये एक मीडिएटर है आके हेल्प करेंगे टू नॉर्मल सेल्स एंड टिश्यू अंडर सेवरल सर्कमस्टेंसेस। लेकिन देखें ये क्या कर रहे हैं कि ये इंजरी कॉज करवा रहे हैं नॉर्मल सेल्स में और टिश्यूज़ में कुछ सर्कमस्टेंसेस के अंदर एज पार्ट ऑफ अ नॉर्मल डिफेंस रिएक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शियस माइक्रोब्स। अब हमें पता है कि जैसे कि एक डिफेंस रिएक्शन हो रहा होता है किसी भी इन्फेक्शियस माइक्रोब्स के अगेंस्ट, जब टिश्यूज़ पे कोई इन्फेक्शन लग गया हो या टिश्यूज़ के इर्द गिर्द कहीं इन्फेक्शन हो गया हो, द साइट ऑफ इन्फेक्शन सफ़र कोलैटरल डैमेज, तो फिर क्या होता है कि आसपास में भी डैमेज होने लगता है। कुछ इन्फेक्शंस में क्या होगा, दे आर डिफ़िकल्ट टू इरेडिकेट, कि इन्फेक्शन को आप इरेडिकेट नहीं कर पा रहे, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हो गए, सर्टन वायरल डिजीज़ हो गए जैसे कि हेपेटाइटिस। प्रोलॉन्ग्ड होस्ट रिस्पॉन्स कंट्रीब्यूट्स मोर टू द पैथोलॉजी दैन डज द माइक्रोब इटसेल्फ। अब देखो क्या कह रहे हैं, कुछ इन्फेक्शन होते हैं जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हो गए, कुछ वायरल डिजीज़ हो गए जैसे कि हेपेटाइटिस, इनको आप इजीली इरेडिकेट नहीं कर पाते, बहुत डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, अब अगर हम एक चीज़ हमारी बॉडी में मौजूद है तो हम क्या करेंगे, होस्ट रिस्पॉन्स देते रहेंगे। तो कह रहे हैं कि अगर प्रोलॉन्ग होस्ट रिस्पॉन्स हो जाता है ना तो फिर पैथोलॉजी ज़्यादा हो जाती है। इतना तो माइक्रोब भी पैथोलॉजी नहीं करवाता। व्हेन द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इज़ इनएप्रोप्रिएटली डायरेक्टेड अगेंस्ट होस्ट टिश्यू, कह रहे हैं जब इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हमारे ही होस्ट टिश्यू के अगेंस्ट इनएप्रोप्रिएटली हो जाए, मतलब हमारे ही होस्ट टिश्यू के अगेंस्ट हो गया, जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाए, तब भी ल्यूकोसाइट क्या करवाते हैं, टिश्यू इंजरी करवाते हैं। मतलब कि ल्यूकोसाइट में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है ना, एक एग्जाम्पल है कि इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी के अगेंस्ट चल रहा है। व्हेन द होस्ट हाइपर रिएक्ट्स अगेंस्ट यूजुअली हार्मलेस एनवायरनमेंट, इतना तो इन्वायरमेंट सब्सटेंस हार्मफुल था ही नहीं जितना हमारी बॉडी उस पर रिएक्ट कर रही है, जैसे कि एलर्जिक डिजीज़ हो गए, जैसे कि एस्थमा और कुछ ड्रग रिएक्शंस हो गए, ये हाइपर रिएक्ट की एग्जांपल हो जाती है। तो हमारे पास 3 एग्जांपल्स थी। एक तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं, इन्फेक्शंस हैं जो हमारी बॉडी से निकलने का नाम नहीं ले रही, हमारी बॉडी प्रोलॉन्ग एक्शन दिखाई जा रही है, तब भी क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि ल्यूकोसाइट मीडिएट करे टिश्यू इंजरी को। दूसरा, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इनअप्रोप्रिएट हमारे ही टिश्यू के ऊपर हो गया, जैसे कि ऑटोइम्यून डिजीज़ हो गई, ये भी एक एग्जांपल है। फिर तीसरा हमारा बोला कि हाइपर रिएक्ट कर जाए, ये भी हमारी तीसरी एग्जांपल है। अब ल्यूकोसाइट डैमेज टिश्यू बाय रिलीजिंग इंजरियस मॉलिक्यूल्स। ल्यूकोसाइट डैमेज कैसे करता है टिश्यूज़ को, कि वो इंजरियस मॉलिक्यूल्स को रिलीज़ करते हैं। द पोटेंशियली टॉक्सिक कंटेंट्स ऑफ ग्रैन्यूल्स आर रिलीज्ड बाय ल्यूकोसाइट्स। कह रहे हैं ग्रैन्यूल्स के कुछ टॉक्सिक कंटेंट्स ल्यूकोसाइट रिलीज़ करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मिलियू में बाय सेवरल मैकेनिज्म्स, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर जगह पार्ट में क्या करते हैं, ये रिलीज़ करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में। ठीक है, कंट्रोल सिक्रीशन ऑफ ग्रेन्यूल कंटेंट्स फॉलोइंग डीग्रेन्युलेशन इन अ नॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ एक्टिवेटेड ल्यूकोसाइट्स। कह रहे हैं कि भाई ग्रैन्यूल कंटेंट्स जो सिक्रीट होते चले जा रहे हैं, उसके बाद क्या होता है, डीग्रेन्युलेशन हो रही होती है, और ये एक नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है हमारे ल्यूकोसाइट का, कि भाई जाहिर सी बात है जब ग्रेन्यूल बाहर निकला है तो एक डीग्रेन्युलेशन होनी चाहिए। इफ़ फेगोसाइट्स इनकाउंटर मटीरियल्स, अगर फेगोसाइट्स क्या करता है, उन मटीरियल्स को ले लेता है, देयर कैन नॉट बी ईजिली इंजेस्टेड सच एज इम्यून कॉम्प्लेक्सेस डिपॉजिटेड ऑन इमूवेबल फ्लैट सरफेसेस, जैसे कि वो ईजिली इंजेस्ट नहीं हो पाते, जैसे कि एक इम्यून कॉम्प्लेक्स है बड़ा सा, ठीक है, और वो डिपॉजिट भी कहाँ हुआ है, ये किसी फ्लैट सरफेस पर, जैसे कि ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पर। द इनएबिलिटी ऑफ ल्यूकोसाइट्स टू सराउंड एंड इंजेस्ट, और फिर क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स को सराउंड नहीं कर पाते, उसे इंजेस्ट नहीं कर पाते, तो ये एक क्या है, ईजी टू इंजेस्ट नहीं है, ईजी टू इंजेस्ट नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, कह रहे हैं दी सब्सटेंसेस को आप नहीं कर पाते, ठीक है, ये कर नहीं पाते इंजेस्ट। फ्रस्ट्रेटेड फेगोसाइटोसिस, इसे आप कहते हो फ्रस्ट्रेटेड फेगोसाइटोसिस। याद रखो ये बात, अगर हम ये कहें कि ल्यूकोसाइट है वो ईजीली इंजेस्ट नहीं कर पाता, तो फिर उसका मतलब है कि वो क्या है, फ्रस्ट्रेटेड फेगोसाइटोसिस है, ईजिली नहीं कर पा रहा। ये क्या करता है, ट्रिगर्स अलॉन्ग एक्टिवेशन एंड ऑल्सो द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ ग्रेन्युलर एंजाइम्स। ठीक है, ये क्या करेगा कि ये एक्टिवेशन करवाएगा और ग्रेन्यूल्स एंजाइम्स को रिलीज़ करवाएगा इन द एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। ठीक है, तभी हमने कहा कि जब भी ग्रेन्यूल्स की सिक्रीशन होती है तो उसके फ़ौरन बाद डीग्रेन्युलेशन हो जाने लगती है, और ये एक ल्यूकोसाइट का नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि भाई एक तो उससे इंजेस्ट नहीं हो पा रहा, तो वो क्या करवाएगा, लार्ज अमाउंट्स ऑफ ग्रेन्यूल एंजाइम्स को रिलीज़ भी करवाएगा, एक्टिवेट भी करवाएगा, कहाँ पर, एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट में। सम फेगोसाइटोज सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं, फेगोसाइटोज सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि यूरेट एंड
Silica crystals may damage the membrane of the phagocytosome and also lead to the release of damaging contents. फेगोलाइसोसोम सॉरी, कह रहे हैं जैसे कि यूरेट हो गया, सिलिका क्रिस्टल्स हो गए, ये क्या करते हैं, डैमेज करते हैं फेगोलाइसोसोम के मेम्ब्रेन को, और इसकी वजह से भी क्या होता है, कंटेंट्स की डैमेज होती है। मतलब इसी वजह से क्या होता है, ग्रेन्यूल्स बाहर निकलेंगे, फिर डैमेज होने लगेगा पूरा कंटेंट। ठीक है, तो ये एक किस तरह से हमने बोला ना, ये किस तरह से ल्यूकोसाइड ही अपने टिश्यूज़ के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। वो इस तरह से कर रहे हैं कि भाई वो ग्रेन्यूल्स को रिलीज़ करवा रहे हैं, वो भी एक्टिव भी कर रहे हैं, फिर डीग्रेन्युलेशन हो रही है, पूरा लॉस हो रहा है। ठीक है, पूरा डैमेज हो रहा है। तो उस एग्जाम्पल से याद रखिएगा। अदर फंक्शनल रिस्पॉन्सेज ऑफ एक्टिवेटेड ल्यूकोसाइड्स। अब दूसरे रिस्पॉन्सेज क्या हैं, किसी भी ल्यूकोसाइड के एक्टिव फॉर्म अगर पाया जाता है तो कह रहे हैं कि एक तो एलिमिनेट करना है माइक्रोसोम्स का और डेड सेल्स का, एक तो ल्यूकोसाइड्स का ये काम है। ठीक है, एक्टिवेटेड ल्यूकोसाइड्स प्ले सेवरल अदर रोल्स होस्ट डिफेंस के अंदर। इंपॉर्टेंटली दीज सेल्स स्पेशली मैक्रोफेजेस जो हैं, जैसे वो प्रोड्यूस क्या करते हैं, साइटोकाइंस, जो कि क्या करते हैं, या तो एम्पलीफाई करते हैं इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को या लिमिट करते हैं। एम्पलीफाई मतलब कि बढ़ा चढ़ाते हैं इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को, या फिर लिमिट करते हैं साइटोकाइंस। ठीक है, दूसरे कौन से हो गए, एक तो मैक्रोफेजेस को रिलीज़ करते हैं ना, मतलब कि एक तो मैक्रोफेजेस हमारे ल्यूकोसाइड्स में, दूसरे क्या हैं, ग्रोथ फैक्टर्स हैं, जो कि क्या करते हैं, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। तीसरा जो ल्यूकोसाइड्स के अंदर आ जाते हैं वो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। होस्ट डिफेंस के अंदर जो होते हैं वो क्या होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। वो कौन से, वो क्या करते हैं, एंड द सिंथेसिस ऑफ कोलेजन, और तीसरा हमारा होस्ट डिफेंस के अंदर कोलेजन का सिंथेसाइज होना है। ठीक होगी बात। तो एक था मैक्रोफेजेस का होना, दूसरा ग्रोथ फैक्टर का, तीसरा फाइब्रोब्लास्ट का, चौथा कोलेजन का। और फिर अब हम कह रहे हैं एंजाइम्स होते हैं जो रीमॉडल करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ को। ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज एक्टिविटीज़, ये सारे एक्टिविटीज़ जो हो रहे होते हैं, मैक्रोफेजेस ऑल्सो हैव सेंट्रल रोल्स इन ऑर्केस्ट्रेटिंग क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। ठीक है, मतलब कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को अरेंज कर रहा होता है मैक्रोफेज, एंड टिश्यू रिपेयर आफ्टर द इन्फ्लेमेशन हैज़ सबसाइडेड, और टिश्यू को रिपेयर कर रहे होते हैं जब इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो चुकी होती है। कि इन्फ्लेमेशन के बाद अब रिपेयरिंग अगर होनी है तो भाई हमने क्या करना है, रिपेयर जब करना है तब कौन करवा रहे होते हैं, भी मैक्रोफेज करवा रहे होते हैं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को अरेंज करवा रहे होते हैं, टिश्यू को रिपेयर करवा रहे होते हैं जब इन्फ्लेमेशन सबसाइड हो चुकी होती है। दीज फंक्शंस ऑफ मैक्रोफेजेस आर डिस्कस लेटर इन द चैप्टर, वो फिर हम रिपेयर में पढ़ेंगे ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल वहाँ होगी। इन द डिस्कशन ऑफ acute inflammation we emphasize the importance of neutrophils and macrophages. However, it has become clear that some T lymphocytes which are cells of adaptive immunity, है ना, adaptive immunity में आपको T cells lymphocytes मिलते हैं, ये भी क्या करते हैं, acute inflammation में भी contribute करते हैं। The most important, याद रखिएगा, T cells acute inflammation में contribute करते हैं। Okay, the most important of these cells are those that produce the cytokines interleukin 17.